नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हों या छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटें हों, मतदान जारी है। एमपी के 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। 5 बज चुके हैं और साथ ही अब मतदान समापन की तरफ है। आज इसी मुद्दे पर अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर मतदान क्या कुछ कहता है, लोग अपने घरों से मतदान केंद्र तक आखिर किन मुद्दों को लेकर पहुंचे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग आगामी लोकसभा चुनाव तक का खेल पलट सकती है। चाहे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हों या छत्तीसगढ़ में मतदान का दूसरा चरण, कुल मिलाकर 300 सीटों पर मतदाताओं की ओर से जिताए गए प्रत्याशी देश के पीएम तक की कुर्सी तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मतलब मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हों या फिर छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ 63 लाख मतदाता, कमल खिलेगा या पंजे का जादू चलेगा, आज ये तय कर चुके हैं। भले ही देश के 2 दिग्गज राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा कर रही हों, लेकिन मध्य प्रदेश में 2533 और छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही सीधी टक्कर देखी जा रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने लुभावने वादों की झड़ी लगा दी। फ्री शिक्षा से लेकर फ्री बिजली हो या फिर फ्री राशन से किसानों की कर्ज माफी तक। विधानसभा चुनाव के लिए 26 दिन चले प्रचार अभियान में सत्ता के मुख्य दावेदार बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जमकर जोर लगाया। महादेव ऐप घोटाले से लेकर अयोध्या और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी जुबानी जंग चली है। अब बड़ा सवाल तो यह है कि चाहे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हो या छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार, सत्ता में वापसी करेगी या सीएम चेहरा राज्य को मिलेगा, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब ग्राफिक्स के जरिए से आपको और बाकी चीजें बताते हैं कि आखिर कैसे यह मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ का चुनावी संग्राम मतदान। एमपी में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान। विधानसभा के चुनावी रण में 2533 उम्मीदवार हैं और यह मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने तय किया चुनावी भाग्य। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी चेहरा रहे, जो दावेदारी की बात हुई। एमपी में लाडली बहना योजना का ऐलान। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। गरीबों को अगले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन मिलेगा, यह भी केंद्र की तरफ से कहा गया। एमपी में 47 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर देगी। बीजेपी की कमजोरी है कि सीएम चेहरे पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। संकल्प पत्र मतदान से महज 7 दिन पहले जारी किया गया। लाडली बहना योजना घोषणा पत्र में उसका जिक्र नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वायरल वीडियो। कांग्रेस की ताकत है कि कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा है, यानी कि ये क्लियर है। मतदान से 1 महीने पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया था। 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती का वादा किया है। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की बात कही गई है। कर्ज माफी और 2600 रुपए में गेहूं की खरीद का वादा किया गया। बिजली की 100 यूनिट माफ का वादा किया गया। एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच मतभेद है, ये कमजोरियां बता रहे हैं। वचन पत्र जारी होते समय बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी थी। बीजेपी का कांग्रेस के परिवारवाद पर प्रहार। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। विजय कौशिक जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और भानु चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं।
आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। विजय जी, 2 राज्यों में मतदान हुआ, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, और आपके छत्तीसगढ़ में तो यहां तक कह दिया भूपेश बघेल ने कि भैया 75 सीटों पर आ रहे हैं। नहीं, तो भूपेश बघेल जी ने सही कहा है और मैं आपके साथ, आपके चैनल दावे के साथ एक बात और कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो मुकाबला है वो मुकाबला नहीं है, वो एक तरफा चुनाव है कांग्रेस के पक्ष में। मोदी जी को नकारा जा चुका है। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से कर्नाटक के चुनाव में मोदी जी ने किस तरह से कर्नाटक की जनता को अनुमान और किस तरह से दूसरे धार्मिक मुद्दों पर बांटने का षड्यंत्र रचा। विजय जी, मेरा सवाल तो बड़ा सीधा था। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि ये गणित कैसा है कि आपने जो ये वादा किया कि भैया 75 सीटों पर आ रहे हैं, तो क्या उसका आप आंकड़ा मुझे ये दे रहे हैं कि कर्नाटक में हम जीते थे इसलिए 75 पर आ रहे हैं? मैं तो आपसे वो चुनावी गणित समझना चाहता हूँ ना। मैंने उसका कारण कहा ना, हाँ, कि मुकाबला था ही नहीं ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि भी हम इतनी सीटों पर आ रहे हैं। भाई बीजेपी कहीं भी मुकाबले में नहीं। जनता ने इनके डबल इंजन के विनाश का जो असली रूप है वो देख लिया है, जनता समझ चुकी है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराया ऑपरेशन लोटस चलाकर, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो मुकाबला एक तरफा ही है कांग्रेस के पक्ष में, पूरी गारंटी के साथ। ठीक है। और एक बात बताओ, खुद इनके नेता मान रहे हैं कि भाई इनके पास मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं, एक राष्ट्रीय पार्टी, हर चुनाव, पार्षद का चुनाव भी और विधानसभा का चुनाव भी, तो छत्तीसगढ़ में तो आपके पास भी असमंजस है। कैसे संभव है? छत्तीसगढ़ में तो आपके यहाँ भी असमंजस है। कोई असमंजस नहीं है। भूपेश बघेल है सीएम? असमंजस नहीं है। भूपेश बघेल होंगे सीएम? मध्य प्रदेश भूपेश बघेल सीएम होंगे? बिल्कुल, जनता अगर उनके ऊपर मोहर लगा रही है। लेकिन भूपेश बघेल तो खुद कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि कौन सीएम होगा, और उधर टीएस सिंहदेव भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सुनिए, निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया है, विधायक तय करते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ये तो देखता है ना कि भाई अगर हम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड सीटों के साथ चुनाव जीत रहे हैं, तो भाई जनता भूपेश बघेल के कामों के ऊपर मोहर लगा रही है, तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान क्यों नहीं उन्हें दोबारा मौका देगा? जरूर देगा। तो टीएस सिंहदेव जो कूद रहे हैं इस रेस में, तो फिर वो एवे ही नहीं। देखिए, टीएस सिंहदेव जी पार्टी प्रक्रिया के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनका स्वागत है, तो मना थोड़ी ना है। मैंने कहा कि विधायकों की सलाह मशवरा, ठीक है, और भूपेश बघेल जी का जो रिपोर्ट कार्ड जो जनता देगी उसके आधार पर मुख्यमंत्री तय होगा। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमें विश्वास है कि भूपेश बघेल ही होंगे। ठीक है। बाकी चुनाव के रिजल्ट के बाद तय होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। ठीक है। प्रियंका जी, आपके यहाँ जो दावा किया जा रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दावा किया कि हम तो 50 से 52 सीटों पर आ रहे हैं, तो आपका तो कॉन्फिडेंस पहले से ही लो नजर आ रहा है। देखिए, विश्वासी होना और अति विश्वासी होने में बहुत अंतर होता है। तो अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने कुछ दिया है तो किसी विश्वास के साथ या किसी आकलन के अनुसार उन्होंने दिया होगा। वो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, तो उन्होंने जो भी कहा होगा वो बहुत सोच समझ करके बोला होगा। और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमने जिस तरह से कार्य किए हैं और जनता के बीच में जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम गए हैं, और जिस प्रकार से जनता ने, अभी हम कहें कि इतने सालों में भी, और सबसे कठिनतम समय जो हमने कोविड पैंडेमिक देखा, और उस बीच में सरकार का भी परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, कोविड पैंडेमिक जैसे, और उसके बाद में सेशन जैसा टाइम भी गवर्नमेंट के साथ में जनता ने जिस तरह से कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ दिया, तो नो डाउट बिल्कुल जो हमारी जनता है उसने हमें परिवार की तरह रखा है। तो सरकार, तो आप ये मानती है कि कर्नाटक और हिमाचल में आप जनता के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाए थे? देखिए, दो बातें इसमें मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि कई जगह भ्रमित करना, जैसे कि 2018 में जनता से किया गया। अगर हम बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की, तो ये आप लोग के ही आंकड़े से, मेरा आंकड़ा नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे 2018 का इलेक्शन जब हुआ तो 74% वोटिंग हुआ था,
जिसमें 41.02% जो है वो भाजपा के फेवर में गया था और 40.35% जो था वो कांग्रेस के फेवर में था। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जनता ने हमें नकारा था या कर्नाटक में कई जगह, जैसे मैंने आपसे कहा कि भ्रम की स्थिति बना देना या अपने सोर्सेज का गलत यूज करना, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने अभी आज देखिए आप दिन भर में जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं ये काफी शर्मिंदा करने वाली कि नीति पाठक जी के घर के ऊपर रात में हमला किया गया, 150 लोग जाकर के उनको धमका रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह जी उसमें उपस्थित रहे हैं। मुरैना में भिंड में जिस तरह से गोलीबारी हो गई या जीतू पटवारी जी के नहीं, मुरैना का भी जिक्र कर लीजिए, आपके मुंह से निकल ही गया है तो अगर उसका जिक्र भी कर लीजिए। मैं वही कह रही हूँ, ये जो घटनाएं घटी है क्योंकि जिसमें या तो छद्म तौर पे रिटर्न किया गया है, अगर आप बात करते हैं तो सीधी की भी मैं बात करूं या फिर उसके बाद में भिंड की बात करें, इंदौर की बात करें या महू में जिस प्रकार से तलवारबाजी हुई, तो जिस तरीके से मतदान को और मतदाता को प्रभावित करने के हथकंडे अपनाए गए हैं ये शर्मसार है। अगर ये किसी ने भी किया होगा तो आपके माध्यम से बिल्कुल। प्रियंका जी जब फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही थी 7 नवंबर को, तो आप ही के प्रवक्ता ने यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग का परसेंटेज इसलिए कम हुआ और साथ ही नक्सली घटनाएं बढ़ गई हैं उस डर से, और उस समय पर भी जो नक्सली घटनाएं हुई थी वो इसलिए क्योंकि सरकार उन पर काबू नहीं कर पाई। तो आप जो ये मध्य प्रदेश की घटनाएं मुझे गिना रही हैं तो ये समझा जाए कि आपकी सरकार उग्रवादियों को या इन अपराधियों को काबू नहीं कर पाई, इसलिए चुनाव के समय पर ऐसा नजर आ रहा है। इस चीज को मैं स्पष्ट तौर पे कहती हूँ कि निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है और अगर इसको सही तरह से संचालित नहीं किया गया और ये जो चीजें घटी हैं और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के हो, तो आपको इस बात में मैं निष्पक्ष बात करती हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के तौर पर हम बात की जाती है, प्रत्याशी की तरफ से नहीं बात कर सकते। हम स्पष्ट आपसे कह रहे हैं जो हमारी रीति नीति है उसमें इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है और अगर यह हुआ है तो वो शर्मसार है और निंदनीय है और लोकतंत्र का अपमान है। तो ये घटनाएं कहीं पर भी हो क्षम्य नहीं हो सकती और ऐसे लोगों का चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का स्टेटमेंट स्पष्ट था कि अगर प्रत्याशी गलत है तो मतदाता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको दरकिनार करे, पूरी तरह से उसको नकार। तो हम उनके शब्दों को आज भी मान करते हैं और सम्मान करते हैं। और ये जो घटना आपने छोटपुर घटना की बात है जिसकी जैसे पिंड में जो बात करें गोली लगने की जो भाजपा प्रत्याशी को आज लगी, ये शर्मसार करने वाली बात है। इस तरह से एक स्वतंत्र प्रजातंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर प्रजातंत्र पे विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है तो इस प्रकार की घटनाओं की निंदा भी होनी चाहिए और इनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंधन भी होना चाहिए। ठीक है भानु जी, क्या देख रहे हैं आप अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो, क्योंकि अब तो मतदान लगभग समाप्त हो चुका है, तो दोनों की स्थिति क्या नजर आ रही है? नेक टू नेक फाइट या बड़ा अंतर? अंतर बड़ा नहीं, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और छत्तीसगढ़ भी मैंने समाचार देखे, लेकिन मेरा फोकस और अध्ययन मध्य प्रदेश का अधिक रहा। मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट हमको तब से दिख रही थी जब से सूचियां जारी हो रही थी। हालांकि पिछले 15-20 दिन में प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जो मेहनत की गई उससे कुछ सुधार दिखाई दिया है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं दिख रहा कि जो पूरे नतीजे को बदल दे। तो नेक टू नेक फाइट की बात अभी भी शाम तक भी स्वीकार की जानी चाहिए और मुश्किल है, कई सीटें तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रही जी। लेकिन जिस तरह से विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि कोई टक्कर है ही नहीं, एक तरफा मामला होगा सब कुछ। नहीं, एक तरफा चुनाव तो नहीं है, ये गलत बात है। ये अपना विश्वास और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है और हर एक दल जीत का दावा करता है, ऐसी भी बात नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो जमीनी धरातल पे देखी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ विजय जी, आप हाथ उठा रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति है, एक तरफा कुछ है ही नहीं। राणा जी, आप कुछ चीजों पर गौर फरमाइएगा। हाँ। शिवराज सिंह चौहान, जिनको ये बार बार चेहरा डिक्लेयर करते थे मुख्यमंत्री पद का, इस बार क्यों नहीं डिक्लेयर कर पाए? क्योंकि मामा के खिलाफ इतनी जबरदस्त नाराजगी थी कि मध्य प्रदेश की जनता उनमें कंस मामा देख रही थी।
और इसके चलते बीजेपी ने वहां कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। अब जो इनके कंस मामा हैं कथित रूप से, उन्होंने भी बीजेपी को बर्फ में लगाने का काम किया है कि भाई उन्हें भी मालूम है कि अगर बीजेपी आती है किसी भी कारणवश तो मामा की जगह कोई दूसरा विकल्प पैदा हो जाएगा। वो मामा भी नहीं चाहते थे, बीजेपी मामा को नहीं चाहती थी, तो आपसी गुटबाजी में इनका बंटाधार हो गया। नहीं तो विजय जी ऐसी स्थिति तो आपके यहाँ भी देखी जाती है, राजस्थान में भी पिछली बार ऐसी स्थिति थी आपके यहाँ। अच्छा मेरी बात पूरी हो लेने दे पहले आप। हाँ। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि मोदी जी अपनी सरकार के जिन केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को नकारा और निकम्मा मानते थे, योग्य नहीं मानते थे, उनका पत्ता काटने के लिए लोकसभा में से उन्हें विधानसभा में उतार दिया कि भाई जाओ विधानसभा लड़ो। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता ने इस बात को समझा कि जिस तरह दिया बुझने से पहले उसकी लौ तेज हो जाती है, उसी तरीके से बीजेपी का भी अंत निकट है। बौखला रहे ये लोग, इनकी बौखलाहट ये साबित करती है कि बीजेपी चुनाव में कहीं नहीं थी और इसका लाभ कांग्रेस को मिला है, क्योंकि भाजपा लगातार 3 बार, एक बार कांग्रेस की सरकार गिराकर, 2 बार लगातार इन्होंने प्रदेश को जो लूटने का काम किया, झूठ बहकाने का काम किया। अगर इन्होंने कोई काम किए होते तो आज मोदी जी को गली गली भटकने की जरूरत ना होती मध्य प्रदेश में। अगर मोदी जी भटक रहे हैं फिर भी वोट नहीं मिल रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि मुकाबला कोई था ही नहीं। कांग्रेस के पक्ष में लहर थी और कांग्रेस भारी बहुमत से जीत कर आ रही है। तो विजय जी मैं भी तो यही पूछ रहा हूं ना, फिर इसी तरह की स्थिति तो राजस्थान में भी है। पिछले चुनाव में भी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, कुछ लोग थे जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री मानकर वोट दे रहे थे और उनका वाला जो गुर्जर समाज है वो तो बड़ा नाराज भी रहा आपसे। राणा जी आपने बिल्कुल बात सही कही, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने अपने मुद्दे रखे थे। हमने ये कहा था कि भी जिसके साथ ज्यादा विधायक है मुख्यमंत्री वो बनेगा। तो सचिन पायलट उस कड़ी में कभी खरे नहीं उतर पाए। और अब भी हमने कहा है भाई जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी सत्ता में हिस्सेदारी। आज भी अगर सचिन पायलट अगर गहलोत जी से ज्यादा विधायक जिताकर लाते हैं तो निश्चित तौर पर हम उन्हें बना देंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी विधायकों की राय पर चलती है, लेकिन मुद्दा वही है, अगर इस बार भी जो हमारे 100 विधायक जीत कर आ रहे हैं, ठीक है, निश्चित तौर पर वो तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनना है। ठीक है प्रियंका जी, नेक टू नेक फाइट समझ रहे हैं आप लोग भी या फिर एक तरफा ही मुकाबला देख रहे हैं? देखिए मेरा स्पष्ट बात है, मैं इन लोगों की तरह रटे रटाए नहीं बोलती है। मैं सुबह 9 बजे से डिबेट कर रही हूँ, परंतु इनकी जितने प्रवक्ता इनकी यही एक इनकी कुछ कॉमन लाइन्स होती हैं कि हमने हमारे केंद्र के नेतृत्व को उतार दिया, ये कर दिया, बस वही नेक टू नेक इनके शब्द होते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कहती हूँ, कोई भी चुनाव या कोई भी निर्वाचन प्रक्रिया हो वो जनता के ऊपर निर्भर करती है कि वो किसे चयन करती है और वो स्पष्ट मैंडेट उनको देती है। और हम जो विजन नहीं, तो प्रियंका जी मेरा सवाल बड़ा सीधा है ना, मेरा सवाल तो बड़ा सीधा है कि नेक टू नेक फाइट आप देख रही हैं या एक तरफा है? नहीं, ये देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कहा था, इसके पहले वाले वर्जन में मैंने कहा था कि विश्वासी होना अच्छी बात है, पर अति विश्वासी होना या अति आत्मविश्वासी होना गलत है। देखिए हर प्रत्याशी से पूरा जोर लगाता है और उसे लगाना भी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मविश्वासी हैं या अति आत्मविश्वासी? देखिए प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चयनित एक संस्था है। सिर्फ एक प्रधानमंत्री के प्रकार की भाषा का कांग्रेस प्रयोग करती, मुझे तो ये भी बड़ा ही अशोभनीय लगता है। परंतु नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं ना क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जितनी चुनावी रैली या फिर सभाएं की, उन्होंने उसमें यही बोला कि कांग्रेस की हवा निकलने वाली है, एक तरफा चुनाव होगा। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था। देखिए वो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा जिस प्रकार कितना ही झूठ बोल सकते हैं जमाने में, देखिए एक एक करके बात मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, नहीं तो मैं इंटरप्ट करने पे होंगी तो आप बोल भी नहीं पाएंगे भाई साहब, है ना। इसलिए जब शालीनता से बात हो रही है ना तो इसको कांग्रेस का मंच मत बनाइए। तो बेहतर है कि जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने, मैंने अभी इसके पहले भी कहा था कि रमन सिंह जी ने जो कहा वो वरिष्ठ नेतृत्व में उन्होंने अपने विश्वास से कहा होगा, और मोदी जी भी अगर हर मंच पर से ये बात कह करके गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं,
तो ये उनका खुद का बहुत अच्छे से जो बार बार सर्वे करके पहुंचे हैं, उन सर्वे के आधार पे उन्होंने कहा होगा। नहीं, क्योंकि प्रियंका जी आपने ये कहा था, जब मैंने आपसे पहला सवाल किया था तो आपने ये कहा था कि 75 सीटों का अगर वो गणित बैठा रहे हैं तो वो अति आत्मविश्वास है। मैंने आपसे अभी दोबारा सवाल किया तो आपने कहा कि अगर एक तरफा बात कही जाएगी तो वो अति आत्मविश्वास की होगी, लेकिन यही बात अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो फिर उसको अति आत्मविश्वास कहूं या विश्वास कहूं? मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर मेरा कुछ कहना, ये तो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होगी ना। आप खुद सोचिए कि केंद्र का तो फिर प्रियंका जी आप ये बात इनके ऊपर भी छोड़ दीजिए ना। आप कह दीजिए कि विजय जी का कौन हो सकता है कि उन्होंने कौन सा गणित लगाया है, फिर आप उधर आत्मविश्वास और उधर अलग गणित कैसे हो सकता है? मैंने क्या कहा, मैंने अपना मत रखा, मैंने विजय जी का नाम नहीं लिया था। मैंने क्या कहा था, विश्वासी होना और आत्मविश्वासी, अति आत्मविश्वासी और विश्वासी होना, इस चीज का गैप रखना चाहिए। ना मैंने विजय जी का कमेंट किया, ना मैंने कांग्रेस के ऊपर कमेंट किया। मैंने अपना लेकिन दोनों बातों में विरोधाभास नजर आ रहा है। ये आपका आकलन है ना। नहीं, मेरा आकलन नहीं है ये तो, मैं तो आपके सवाल के जवाब, मैं तो जवाब के बाद ये बात कह रहा हूँ ना। मैं निष्पक्षता से बात रख रही हूँ, मैं अपना मत रख रही हूँ। निष्पक्षता ही तो नहीं नजर आ रही ना, क्योंकि अगर यही बात आपकी पार्टी की तरफ से कही जाए तो आप कहती है कि वो उनका कैलकुलेशन है, यही बात कांग्रेस की तरफ से कही जाए तो आप कहते हैं कि अति आत्मविश्वास है। आपने स्टार्टिंग में रमन सिंह जी को लेके कहा कि वो तो अभी से हताशा में आ गए। मैंने आपको उस समय भी ये नहीं कहा कि वो हताशा में है। क्या मैंने क्या कहा, ये उनका आकलन है और वो वरिष्ठ नेतृत्व है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, इसी प्रकार माननीय मोदी जी अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनके ऊपर मैं कुछ कहूँ मतलब ये सूरज को रोशनी दिखाने जैसी बात होगी, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हमारे प्रत्याशियों ने जो मेहनत करी है और अंतिम क्षण तक करते रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल इनकी तरह नहीं करूंगी कि हम एक तरफा चुनाव, नहीं, प्रयास सबने किए और पूरी मेहनत के साथ हमारे 230 कैंडिडेट उतरे और उन्होंने अपनी मेहनत जो की है। मैं ये समझ लेता हूँ कि जवाब देना थोड़ा कठिन है इस सवाल का। ठीक है भानु जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो भी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो आज की चुनाव प्रक्रिया में हमने देखा या फर्स्ट फेज वाली में भी हमने देखा, छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं हो जाती हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुरैना में गोली चली और भी तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति बनी, ये किन कारणों से बनती है? देखिए, कई तरह से इस बात को देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब परिस्थिति विपरीत दिखती है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। एक मत ये है। दूसरा मत ये है कि जब मनोवैज्ञानिक तथ्य ये है कि जब आप के अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं दिखाई देते हैं, वो पक्ष क्रोध में उसको छिपाने की कोशिश करता है या नाराजगी में उसको दबाने की कोशिश करता है। और सच बात यह है कि नेता को तो मालूम भी नहीं होता ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये मैदान में उतरे कार्यकर्ताओं के आपस में होते हैं। तो कुछ हद तक इनको व्यक्तियों पे छोड़ देना चाहिए। पार्टी लाइन कह के इनको हम जोड़ नहीं सकते इसको जी। और दूसरी बात ये जो प्रियंका जी ने अभी कहा, जब आप प्रवक्ता की हैसियत से किसी डिबेट पे बैठते हैं तो आपको पार्टी लाइन की बात करनी चाहिए। आप छोटी हैं या प्रधानमंत्री बड़े हैं, सवाल ये नहीं है। भाजपा क्या चाहती है, भाजपा क्या सोच रही है, भाजपा क्या कह रही है, हमको ये प्रेजेंट करना होता है। वो आप स्पष्ट रूप से कहें, वो आपका मंच है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। विजय जी, अगर मध्य प्रदेश के थोड़े से आंकड़ों को अगर उनका आकलन किया जाए तो 1998 के बाद से लेकर 2018 तक के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि अगर 2% से ज्यादा पिछली बार की कंपेयर में अगर मतदान हो जाता है तो फायदा सत्ताधारी पार्टी को होता है और 2% से अगर कम रह जाए मतदान तो फायदा विपक्ष में रहने वाली पार्टी ले जाती है। तो क्या इस बार कुछ ऐसा हो पाएगा? राणा जी देखिए, सीधी सी बात समझ लीजिए, राजनीतिक एक परिवर्तन जो है हर मुद्दे पर होता है, कोई एक मुद्दे पर नहीं होता है। सत्ता पक्ष के खिलाफ कई बार ज्यादा मतदान ज्यादा सही साबित होता है। यानी कि सत्ता के खिलाफ लोगों की नाराजगी है तो जो लोग वोट नहीं देना चाहते वो भी वोट देने के लिए निकले और उन्होंने शिवराज सरकार के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस को वोट दिया। तो ये हम नहीं कह सकते कि ज्यादा मतदान से सत्ता पक्ष को फायदा होता है।
हमेशा विपक्ष को फायदा होता है ज्यादा मतदान से। और कम मतदान में क्या होता है कि भी सत्ता पक्ष अपनी ताकत के जोर पर अपने पक्ष के मतदाताओं को निकालने में सफल रहा और विपक्षी लोग नहीं निकाल पाए, तो उसमें कम मतदान में विपक्ष को नुकसान होता है। मेरे पास तो यही आंकड़े हैं। नहीं, क्योंकि मैं जो आकलन कर रहा था मैं उसके आधार पर ही देख रहा था कि 1998 से लेकर अब तक ऐसा ही हुआ। सिर्फ 2003 का आंकड़ा अलग था, उसमें 7% था बढ़ा हुआ, लेकिन उसके बाद भी उल्टा हुआ था। तो उसको हटाकर अगर सबको देखा गया तो यही कुछ निकला था। इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इस बार कुछ ऐसी संभावनाएं आपको नजर? मैं इस बार का आपको बता सकता हूं। हाँ, और वो तो खैर रिजल्ट आपको बता ही देगा कि इस बार मध्य प्रदेश में लोग तय करके बैठे थे कि मामा तो मामा, अगर उनके सामने मोदी जी भी आ गए तो भी वो बिल्कुल रहम नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले 12-15 सालों में भाजपा की सरकार ने जनता के ऊपर कोई रहम नहीं किया। विकास कार्यों में दलाली की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो धार्मिक स्थलों के व्यवसायीकरण और उसमें पैसा खाने की बात हो, हर मोर्चे पर लोग इतने त्रस्त थे, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। और एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस को कभी ना झेलना पड़ा हो, हमें भी झेलने पड़ी हैं वो चीजें। और फिर एक चुनी हुई सरकार को गिरा देना, भाई ये सिर्फ पैसे के चक्कर में ही तो पागल थे। लेकिन विजय जी, एक और सवाल मुझे इससे ध्यान आ गया, मुझे इससे एक और सवाल ये ध्यान आ गया कि छत्तीसगढ़ में जो मतदान प्रतिशत है वो पिछले की कंपेयर में बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो उसका क्या कारण है? क्या आप अपने वाले वोटर्स को निकालने में नाकाम रहे या बीजेपी अपने वाले वोटर्स को नहीं निकाल पा रही है? मैंने एक आपसे बड़ी सीधी बात कही कि कम मतदान सत्ता पक्ष के फायदे में जाता है अमूमन, जो रिकॉर्ड देखा गया है, और ज्यादा मतदान जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है। अब ये आपको तय करना है कि कहां पर ज्यादा रहा है और कहां पर कम रहा है। और वो कोई भी चीज लागू होती है तो वो सबके ऊपर लागू होती है। अगर छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मतदान हुआ है, ये आप एक राजनीतिक तौर पर तो फायदा नुकसान देख सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए तो ये नुकसानदेह है अगर मतदान कम हो रहा है। लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, मैंने माना, लेकिन लोकतंत्र के लिए तो बहुत सारी चीजें नुकसानदायक हैं। भाई जो लोग नाकाबिल लोग हैं, जो शराब के लालच में वोट देते हैं, पैसे के लालच में वोट देते हैं, वो लोग तो लोकतंत्र के लिए असली खतरा हैं। क्या जितने लोग वोट देते हैं, क्या वाकई उतने लोग योग्य हैं? उन्हें शराब और पैसा कौन वोट देता देने है? के? उन्हें शराब और पैसा कौन देता है? भाई सीधी सी बात है कि कोई भी देता हो, नहीं, मुद्दा तो मैं नहीं ये है। पूछना चाह रहा हूं ना, कौन देता है? घर में बैठे हुए भानु जी या फिर स्टूडियो में बैठा हुआ के राणा? नहीं, देखिए, ना तो आप देते, ना मैं देता, और ना नहीं, मुझे तो, मुझे मालूम है कि आप ये शायद तो किसी को भी नहीं देती होंगी, वरना नहीं, स्टूडियो में ना बैठी होती। ठीक है, लेकिन सत्ता में धन बल का प्रयोग। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब यह था कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ही दिया जाता है, नेताओं की तरफ से ही दिया जाता है, तो उसे रोकेगा कौन? देखिए, निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर ये लोग सिंसियर हैं तो कुछ नए कानून लेकर आए, तो फिर मैं ये समझ लूं कि छत्तीसगढ़ में आपने शराब और पैसा नहीं बांटा होगा, शायद इसीलिए लोग कम वोट करने गए हैं। नहीं, अब हो सकता है कि कांग्रेस ने ना बांटा हो और बीजेपी ने बांटा हो, इसलिए वो लोग वोट करने गए और नहीं गए। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई बीजेपी हर मोर्चे पर फेल रही। बीजेपी, अब मान लीजिए मोदी जी चुनाव में तो इतना समय लगा रहे हैं, मणिपुर में गए नहीं, जबकि मणिपुर आज भी चल रहा है। अभी वहां बाकायदा एक रैली करके तय किया गया कि भाई ये जिले, इनमें हमारी अपनी सरकार होगी, अपना शासन होगा। तो देखा जाए तो देश से तोड़ा जा रहा है मणिपुर को, और मोदी जी फिर भी नहीं जा रहे वहां पर। कर्नाटक में जाने का समय था इनके ऊपर। ठीक है, लौटता हूं मैं। प्रियंका जी, आपकी पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि फ्री की रेवड़ी बांटी जाती है चुनाव के समय पर, ये क्या है फ्री की रेवड़ी? देखिए, बेकार की जुमलेबाजियां करना, लोग जनता को भ्रमित करना, ये फ्री की रेवड़ी में ही आएंगी, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनकी कोई योजना नहीं है, जो अभी
किसी तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि जो जहाँ पर धरातल पे सरकार में है वहाँ वो व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो चीजें हैं वो पूरी तरह से फ्री की रेवड़ी की संज्ञा के अंतर्गत आएगी। उन्होंने, उनका कहना वहाँ पर ये था। जिस तरीके मतलब से एक आध मैं उदाहरण चाहता हूं इस पर, ताकि मैं भी समझ सकूं आपसे सवाल करते हुए कि फ्री की रेवड़ी कैसी योजनाओं को कहा जाता है या कौन सी निराधार योजनाओं को कहा जाता है? देखिए, फ्री की रेवड़ी की वाली बात अगर हम कहें कि जैसे इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए या उस चीज को उन्होंने आज तक धरातल पे उतार भी नहीं पाई। जैसे मैं राजस्थान की हम बात करते हैं, इन्होंने वहां पर जुम्मेदारी ने कहा था कि 93,000 लैपटॉप बांटने की बात आई थी राजस्थान, जो आज तक इन्होंने अप्लाई नहीं किया है। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक और जुमला दिया था कि 200 फुट पार्क का निर्माण प्रियंका जी, किया जुमला जाएगा। और फ्री की रेवड़ी एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, तो मैं जुमला नहीं, मैं पहले फ्री की रेवड़ी पूछना चाहता हूँ, ये क्या होता है? हाँ, ये फ्री की रेवड़ी ही वाली बात है कि इन्होंने वहाँ पे बात करी। इसके बाद इन्होंने ये चीज को लेकर के प्रियंका जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि जुमला उसको कहते हैं कि आपने वादा किसी से कर दिया है लेकिन उसको पूरा नहीं किया तो वो जुमला हो गया जी। ये अलग पॉइंट है। मैं फ्री की रेवड़ी की परिभाषा पूछना चाहता हूं। ये वही है, ये जो जिसका कोई आधार नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं, कर्नाटका में भी इन्होंने यही कहा कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एक सेकंड, मैं आपकी फ्री की रेवड़ी पे आ रही हूँ। बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता क्या है? आप ये बताइए, बेरोजगारी को खत्म करने की बात कीजिए ना, उसके लिए इलाज लाइए ना। बेरोजगारी भत्ता क्या चीज होती है? आज तक इन्होंने राजस्थान में दिया, आज तक जिन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया, कर्नाटक में इन्होंने क्या गवर्नमेंट बनाई, आज तक कर्नाटक में अप्लाई कर पाए? ठीक है, तो ये जो फ्री की रेवड़ी ही है ये। अगर आप बात करते हैं तो आप सीखो कमाओ जैसी चीजों पर कंसेप्ट लेकर के आइए। फिर आपके हिसाब से जुमला और फ्री की रेवड़ी एक ही चीज हुई? फिर आपके हिसाब से जुमला और फ्री की रेवड़ी की हुई? मैं आपको वही कह रही हूँ कि ये आपने अभी मना किया था ना, इसीलिए मुझे क्लियर करना पड़ा, क्योंकि अभी मैंने आपसे जब पूछा, प्रियंका जी, मैंने जब आपसे अभी ये सवाल पूछा था, प्रियंका जी, मैंने जब आपसे अभी ये सवाल पूछा था कि जुमला और फ्री की रेवड़ी क्या एक ही चीज है, तो आपने उस पर मना किया था, इसलिए मुझे इसकी परिभाषा को अलग अलग करके पूछना पड़ा। भ्रमित करने वाले शब्द हैं जो कांग्रेस अपने हिसाब से हर जगह पर परिवर्तन करके जनता के सामने रख के 2018 में भी उतरी थी और अब इन्होंने यही चीज 2023 में भी लिया है। ठीक है, ठीक है भानु जी, मैं लौटता हूँ प्रियंका जी, मैं लौटता हूँ। भानु जी, जो अभी प्रियंका जी ने बताया, तो क्या जुमला और फ्री की रेवड़ी एक ही चीज है, अलग अलग है? नहीं, देखिए, मैं नहीं जानता कि प्रवक्ताओं की राजनीतिक बाध्यताएं क्या है और क्या वो कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन फ्री की रेवड़ी का सीधा सा मतलब है कि जनधन पर, यानी सरकारी खजाने पर बोझ डाल के किसी को मुफ्त में कोई चीज दी जाए, जिसका खामियाजा टैक्स पेयर भरे और मुफ्त चीज किसी को मिले जो टैक्स नहीं भर रहा। ये मुफ्त की रेवड़ी का एक, मैं समझता हूं, कंसेप्ट मेरी जो समझ में इतने सालों में आया है। और जो रेवड़ी 450 रुपए गैस में है, वो रेवड़ी 500 रुपए गैस में भी है। ऐसा नहीं कि 50 रुपए में रेवड़ी बदल गई इधर से। ये लोग एक जगह लोक कल्याण हो गया, एक जगह रेवड़ी हो गई, ऐसा नहीं है, दोनों रेवड़ी है वो। दूसरी बात, जब आम आदमी 1000-1100 रुपए का सिलेंडर ले रहा है, तब आप 450-500 रुपए में सिलेंडर देके बाकी लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? गरीब हो जाएं, भिखमंगे हो जाएं, रोजगार नहीं करें, आप भत्ता दे दीजिए, लाडली बहनों को पैसा दे दीजिए, आप गैस दे दीजिए, नौकरी मत दीजिए, वो घर बैठ के आराम करें। तो ये तो आक्रमण्यता बढ़ रही है इस वजह से, और ये फ्री की रेवड़ी का नतीजा है जो मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और जिनको दिया जा रहा है वो लाडली बहना है, और जिनको ना दिया जाए वो कैसी बहना है? उनका क्या है? और जो छूट जाएंगे या जिन तक आप नहीं पहुंच सके, उनका क्या होगा? हाँ प्रियंका जी, मैं यही क्लियर करना चाह रहा था, अब इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। या तो आप मेरे सवाल की मंशा को समझ गई होंगी कि मैं कहां काउंटर करूंगा, इसलिए शायद आप एक ही परिभाषा सुनाने लगी थी दोनों चीजों की। अब मैं यही पूछना चाहता हूं कि फ्री की रेवड़ियां अगर ये हैं कि आप सरकारी खजाने पर बोझ डालकर किसी को मुफ्त में कुछ चीजें दे रहे हैं, तो फिर ये क्या है? 12वीं से लेकर छात्रों को स्कूटी फ्री दी जाएगी, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी, 400 रुपए में गैस सिलेंडर होगा,
मातृवंदन की रकम 8,000 कर दी गई, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड। फिर ये क्या है? अगर हम बात करते हैं शिक्षा को मोटिवेट करना, जिसका लेकर के केजी से लेकर के पीजी तक की बात की गई है, या इसके बाद गैस सिलेंडर्स के जो रेट को लेकर के बात की गई है, या अगर आप बात करते हैं मातृवंदना के लिए जो प्रसव की परेशानी, मातृवंदना के अंदर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मातृवंदना की योजना को आपने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है। उसके अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए डिलीवरी का खर्चा उठाना, वहन करना बहुत कठिन है। आपने मातृवंदना योजना, मैं जुमलेबाजी पे बात नहीं करती या फ्री की रेवड़ी तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। मैं इसलिए आपको ये बोलूंगी मातृवंदना ग्राउंड पे एप्लीकेबल की गई है। बीपीएल महिलाएं आती है जिनके लिए पोषक आहार की व्यवस्था होना और उस डिलीवरी के दौरान एक स्वस्थ शिशु को जन्म देना और प्लस अपने स्वास्थ्य की रखवाली कर पाना या उसका ध्यान रख पाने के लिए ये अमाउंट की अगर मैं बात करूँ वो एसेंशियल हो जाता है। मेधावी छात्रों को फ्री स्कूटी, शायद आपको टर्म जी, मेधावी छात्रों को फ्री स्कूटी। हेलो हेलो हेलो, आपकी आ रही है ना आवाज मेरी? अब आ रही है, बताइए। मेधावी छात्रों को फ्री स्कूटी दी जाएगी। देखिए, मेधावी छात्र छात्राओं की अगर हम बात करते हैं, अगर एजुकेशन को प्रोत्साहित करना, ठीक है, उसको लेकर के जिस प्रकार से रेशो ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करते हैं जिसमें ड्रॉप डाउन परसेंटेज बेटियों का भी ज्यादा बढ़ गया था, बच्चों का भी जो बढ़ा हुआ था, उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए मेधावी छात्र छात्रा योजनाएं लाई गई है, जिसमें वही जिनके परसेंटेज 70 या 75%, 85% अबव हो रहे हैं उनको दी जा रही है। तो इसको आप लोग उस रेवड़ी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, 100 यूनिट बिजली फ्री। देखिए, बिजली फ्री की बात करते हैं, अगर 100 यूनिट तक की, उसका भी कॉन्सेप्ट मैं अगर आपको बता दूं तो उसका कॉन्सेप्ट भी सेव एनर्जी को लेके आया गया था और सोलर एनर्जी पे कॉन्सेप्ट को इन्वेस्ट करने के लिए लेके आया गया है। जब इंसान बिजली को सेविंग करके 100 यूनिट तक रखेगा तो फ्री है, अदरवाइज आप उसका रेट देख लीजिए। उसके बाद जो रीडिंग है वो आपके नॉर्मल आपको पे करना ही करना है। 100 यूनिट तक अगर आप अपने आप को लिमिटेड कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक, मैं इसमें एक और सवाल चाहता हूं प्रियंका जी, मैं इसमें एक और सवाल चाहता हूं। दिल्ली में दी गई फ्री बिजली यूनिट और आप जो दे रहे हैं, दोनों में अंतर कैसे है? क्योंकि आपने उसको फ्री रेवड़ी कहा था। देखिए, मैं आपको वही कह रही हूँ कि जब एक जगह से किसी स्किल को लेकर के बाहर बाकी जनता को भ्रमित करने का शुरू कर दिया जाता है, तब ऐसे कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इस चीज को वहां पे अगर आप लोगों ने जस्टिफाई किया है तो आप लोग उसको यहाँ पे अनजस्टिस में नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप लोग उसको वहां फ्री की रेवड़ी बता रहे हैं तो ये यहाँ पे भी फ्री की रेवड़ी होगी। और अगर वहां अगर आपकी जनता ने जस्टिस किया जिसके ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े खुश होते हैं और आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो यहाँ पर भी उसका विरोध नहीं कर सकते। तो क्या इससे सरकार के खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए, अगर एनर्जी सेविंग के 100 यूनिट बिजली की अगर बात करते हैं तो डेवलपमेंट में नॉर्मली अगर हम बात करें उसके सोलर एनर्जी के जो इक्विपमेंट है उसका यूजेस बढ़ा है और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने की तरफ भी अगर हम बात करें तो काफी हद तक इस चीज के ऊपर फायदा हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल से सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं एक और सवाल के साथ आऊंगा लेकिन अब बाद में आऊंगा। पहले भानु जी से। भानु जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप प्रियंका जी की बातों से? क्योंकि वो उन्होंने दोनों चीजों को अपने हिसाब से अलग अलग करके बता दिया है। मैंने सुना और मैं बिना फर्क किए कि किस राजनीतिक दल ने क्या किया, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ। जो दो उदाहरण पे बात हो रही है उन्हीं की बात करता हूं मैं। हाँ। अगर आप डिलीवरी के लिए अशक्त और गरीब महिलाओं की मदद करना चाहते हैं तो मैटरनिटी सेंटर्स खोलिए, डॉक्टर नियुक्ति करिए, दवाइयां दीजिए। हर योजना का एक सीधा तरीका फ्री चीज या मुफ्त पैसा देना ही नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्यों नहीं जोड़ा जाता? जैसे स्कूल की बात आपने की, मेरिट छात्रों की आपने बात की, तो स्कूटी देने की बजाय उनके पढ़ने की व्यवस्थाएं अच्छी करिए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारिए, टीचर्स अच्छे योग्य काबिल रखिए। उसके बाद आप कहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं या मेरिट हो रही है कि नहीं हो रही है। पैसे या स्कूटी देने से कोई पढ़ने लगेगा, ये कोई बात नहीं समझ आती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अगर मजबूत है तो ये सुविधाएं उसको यूं भी फ्री मिलनी है, हम वहां भी पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे। तो आप मैटरनिटी होम खोलने की बजाय उन्हें पैसा दे रहे हैं, इससे इसकी बजाय आप उनको सुविधा दीजिए वहां।
बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल विजय जी, क्योंकि सवाल आपसे भी वही है। कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप और टैबलेट फ्री, स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिलेगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। सेम ही है चीजें, लग रहा है धीरे धीरे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, एक शब्द बदलकर। देखिए राणा भाई, हाँ बड़ी सीधी सी बात है कि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। भाई मैं पहले बीजेपी से शुरुआत करता हूँ। 2014 में मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन देश के बुरे दिन आ गए। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया हर साल। इन्होंने कहा विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे, विदेशों में काला धन बढ़ गया। इन्होंने जो कहा उल्टा हो गया। ये जो फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं, इनकी सरकार आने से पहले देश के ऊपर 70 सालों में कर्जा था कुल 40 लाख करोड़ का, जो कि मोदी राज में विदेशी कर्जा बढ़कर अब 150 लाख करोड़ हो गया है। फिर मोदी जी दावा करते हैं कि देश के 81 करोड़ लोगों को भाजपा की सरकार 5 किलो गेहूं दे रही है। तो भाई 125 करोड़ की जनता में से 81 करोड़ तो आपने इतने गरीब बना दिए कि वो केवल 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। इसके अलावा जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। 40 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी के चलते रोजगार ढूंढना बंद कर दिया तंग आकर। तो सवाल ये है कि ये जो करें क्या वही सही है? अरे भाई जब नहीं विजय जी, मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल दूसरा था। अगर तुम फ्री, मेरा सवाल दूसरा था विजय जी, मेरा सवाल दूसरा था। जो बात अभी भानु जी ने कही कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जोर क्यों नहीं दे रहे हैं, आप फ्री में चीजें देना क्यों चाहते हैं, तो मेरा सवाल यही था कि कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप और टैबलेट देने की जरूरत क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? ये इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देने की क्या जरूरत है फ्री में? मैं आपसे स्पष्ट तो कह रहा हूं भाई, आज अगर बीजेपी ने देश के अंदर सभी राजनीतिक दलों को इस स्थिति में डाल दिया है कि झूठ और झूठ परोस कर हमें मजबूर कर दिया है कि हम इनको काम करके दिखाएं, और उस काम करने की स्थिति में हम लोगों को फ्री देना चाहते हैं। प्रियंका जी एक एक करके बात करेंगे। जब आपके बीच में विजय जी ने टोका था, मैंने उनको भी टोका था। हाँ प्रियंका जी आपके पास मैं लौटूंगा। प्रियंका जी आपके पास लौटूंगा, एक एक करके बात करेंगे। नहीं प्रियंका जी मैं वही आ रहा हूँ, मैं टोक चुका हूँ। प्रियंका जी मैं टोक चुका हूँ, एक एक करके ही बात करेंगे क्योंकि मैं चर्चा करता हूं। हम काम करके दिखाना चाहते हैं। हाँ। और हम ये जानते हैं कि बीजेपी राज में लोग महंगाई से तंग हैं। विजय जी मेरे सवाल का जवाब है नहीं ना ये, मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये जो भानु जी ने कहा। मैं उस पर जवाब चाहता हूं कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर क्यों नहीं? आपने कहा कि बीजेपी पार्टी ने बाकी पार्टियों को इतना लाचार या कमजोर बना दिया है फ्री की चीजें बांटकर या इस तरह के लालच देकर, तो क्या आप उस चीज में फंस गए हैं उनके साथ? ना राणा भाई, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि बीजेपी ने हमें इस रास्ते पर मजबूर कर दिया क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैलाई, भुखमरी बड़े पैमाने पर फैलाई। अब लोग पहले अपनी उन जमीनी समस्याओं से निराकरण चाहते हैं, तो उसके लिए हमें तो क्या स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने से वो चीजें सुधर जाएंगी? क्या हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो क्या तब सुधर जाएंगी? क्या 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने से सुधर जाएंगी? महिला बिल्कुल कैसे? सुनिए, कैसे लैपटॉप देने से कैसे सुधर जाएगी? सुनिए, हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि महंगाई की मार से मर रही जनता को राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी है। इसलिए लैपटॉप देने से कैसे सुधर रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। लैपटॉप और टैबलेट देने से कैसे सुधर रही है स्थिति? लैपटॉप और टैबलेट देने से ये है कि आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। उसमें बच्चे ऑनलाइन बहुत तरह के बिजनेस उन्हें करने को मिल सकते हैं, उन्हें रोजगार मिले, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा मौके हों, ज्यादा से ज्यादा बेहतर पढ़ सकें। इसलिए हम लैपटॉप और टैबलेट देने की बात कर रहे हैं ताकि बच्चों को नए रास्ते मिल सके, उनके लिए नए रास्ते खुल सके। बिजली मुफ्त आप भी दे रहे हैं जी, बिजली मुफ्त की बात तो आप भी कर रहे हैं ना। तो वो महंगाई केंद्र सरकार की नीतियों से देश भर में महंगाई बढ़ी है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी, हम सारी चीजों में राहत दे रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी, बिजली में राहत दे रहे हैं। विजय जी किसानों की कर्ज माफी जी, किसानों की कर्ज माफी
किसानों की कर्ज माफी भी बिल्कुल राहत दी है उन्हें हमने। नहीं, और आप भी फिर देंगे। से आपने आने ये वाले वादा दिनों में। किया ना कि हम आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अगर छत्तीसगढ़ में ये चीज आपकी बताइए सरकार ना, थी, आपने पिछली बार माफ आज कर दिया, किसान की तो फिर फसल उन्हें की कर्ज लागत लेने तो की डबल स्थिति हो में गई क्यों आया गया? और उनकी कमाई जो है और घट गई। किसान आत्महत्या कर रहा है तो उनको राहत देने के लिए कांग्रेस क्या करे? मैं वही तो पूछ रहा हूं ना कि आप पिछली बार भी आए, आपने उनका कर्ज माफ किया, उनको राहत दे दी, फिर 5 साल में उन्हें कर्ज लेने की नौबत क्यों आ गई आपकी सरकार होते हुए कि आप फिर से उन्हें माफी दे रहे हैं? नहीं, वो केंद्र सरकार की नीतियों के चलते उन्हें कर्ज लेने की नौबत आ गई ना। मैंने आपको बताया कृषि लागत बढ़ी है जबकि कमाई घटी है किसान की। ठीक है, तो क्या करे? उन्हें अपने ठीक है। बच्चों की शादी करनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों की प्रियंका जी, पढ़ाई है और ठीक दूसरी है। चीजें हैं। ठीक है प्रियंका जी, आप अपनी बात भी रखिएगा जो आप कह रही थी अभी बीच में, लेकिन उसी के साथ मेरा यह सवाल है कि आपने तब ये कहा था कि शायद मैंने चीजों को ठीक से पढ़ा नहीं है और इसीलिए मैं ऐसे सवाल कर रहा हूं। लेकिन मेरा उसमें सवाल यह था कि आपकी सरकारें हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सरकारें आपकी रही हैं केंद्र में भी और राज्यों में भी, फिर आप लोगों को इन 77 सालों में इतना सशक्त क्यों नहीं बना पाए कि वो खुद के पैरों पर खड़े हो सके, वो सरकार से फ्री की चीजें बटोरने की बजाय? क्यों वो 400 रुपए में सिलेंडर लेने के लिए आपके पास झुके या 400 का सिलेंडर देखकर आपके आगे बटन दबाए, या वो ये देखे कि मुझे स्कूटी मिलेगी तो मैं ये वाला बटन दबा कर आऊं, या मुझे लैपटॉप मिलेगा तो मैं ये वाला बटन दबा कर आऊं? क्यों मजबूर किया जा रहा है अभी तक ये? देखिए, मैंने आपके आंकड़ों की नहीं, उस समय जो ये बातें कर रहे थे माननीय कौशल जी, उनके आंकड़ों की बात करी थी कि उनको अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर वो बात कर रहे हैं तो उनको अपने आंकड़े दुरुस्त रखने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा कि हर एक चीज के मैंडेटरी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनके अनुसार जो बीपीएल से ग्रोथ कर गए हैं, अगर आज बात करा जाए तो उसमें भी अगर मध्य प्रदेश में भी हम देखें पर कैपिटल जो पहले 11,000 थी, आज 1,46,000 जो लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो जो गरीबी रेखा से अंतरित हो चुके हैं उनके लिए ये फैसिलिटीज नहीं है, उन पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। बात आती है, अगर आप बात कर रहे हैं कि हमने किसी को प्रलोभन, तो प्रलोभन वाली स्थिति को बिल्कुल डिनाई कर दिया गया है, ठीक है। ये प्रलोभन नहीं है प्रियंका जी, तो फिर क्या है कि हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम 500 में देंगे? ऐसा लग रहा है चुनाव कम और सेल ज्यादा लगी हुई है कि आ जाओ भैया हमारी तरफ 500 में सिलेंडर मिलेगा, नहीं हमारी तरफ आ जाओ 400 में सिलेंडर मिलेगा, हम लैपटॉप देंगे, हम स्कूटी देंगे। देखिए, मैं आपको वही कह रही हूँ कि जो स्कूटी मेधावी छात्र छात्रा योजना को लेकर के आप बात कर रहे हैं, लैपटॉप मेधावी छात्र छात्रा की योजनाओं से जुड़ा हुआ है, इनमें मैंने आपसे फिर ये कहा कि जहां बच्चों का ड्रॉप डाउन परसेंटेज को डिक्रीज करने की बात आई, उन्हें प्रोत्साहित करने की बात आई है, वहीं पर ये एप्लीकेबल है। दूसरी चीज, आप लोगों ने जो डिमांड की जाती रही है, शुरू से लोगों ने ये डिमांड करी है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, तो उसमें आयुष्मान जैसी योजनाएं भी लाई गई हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ तो केजी टू पीजी तक की शिक्षा मुक्त की गई है, जिसको लेकर के लोगों ने ये कहा था, तब जाकर के जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं बनाई गई है। आपको मैं बता दूं कि ये जो भानु जी ने अभी बात कही थी, एक मिनट राणा जी, इतने ज्यादा आक्रोशित मत होइए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा निर्णय नहीं है। 15,000 से ज्यादा अलग अलग, नहीं तो मैं भी जो सवाल कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे सवाल नहीं है, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ हमारा थोपा हुआ या हमारे द्वारा निर्णय नहीं है। जब हमारे यहाँ BD शर्मा जी माननीय अध्यक्ष जी ने जब निर्णय लिया था, जब आप लोगों ने मैनिफेस्टो के ऊपर बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हम जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प पत्र पारित करेंगे। आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाई प्रियंका जी। मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ, आपका सवाल आप बार बार घुमा करके एक पॉइंट पे ला रहे हैं, इसलिए मैं उसको पूरा कोलैबोरेट करके अब पूरा डिटेल कर रही हूँ।
15,000 से ज्यादा स्थानों के ऊपर जन आकांक्षा पेटी रखी गई। उसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से जब डेटा कलेक्ट किया गया, उसके बाद में ये संकल्प पत्र तैयार किया गया, जिसमें 7 लाख से ज्यादा सुझाव और प्रबुद्धजन, जिसमें इंक्लूड किए गए 50,000 से ज्यादा प्रबुद्धजनों के डेटा इंक्लूड किए गए हैं, तब जाकर के ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। ना कि सिर्फ प्रियंका दुबे के कहने पे और ना ही सिर्फ राणा जी के कहने पे संकल्प पत्र तैयार किया गया है। इसमें तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग इसमें इकट्ठे किए गए, जिन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। अपने मत प्रस्तुत करने के बाद में इतने लोगों के मैंडेट को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। राणा जी, ये प्रियंका दुबे का संकल्प पत्र नहीं है ना, राणा जी का बनाया वो संकल्प पत्र है। जब प्रबुद्धजन उसको मैंडेट में ला रहे हैं, 15,000 ज्यादा उसमें जन आकांक्षा इकट्ठी। मेरा सवाल आप समझी नहीं, मेरा सवाल अलग था प्रियंका जी, मेरा सवाल अलग था। वही कह रही हूँ कि ये हमने प्रलोभन नहीं दिया है, मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ। ये जनता की आकांक्षाएं हैं, जनता की आकांक्षाएं। मैं भी तो उन्हीं पर सवाल कर रहा हूं ना कि जनता की आकांक्षाएं 500 रुपए सिलेंडर कैसे हो सकती है? 77 साल बाद भी अगर वो 500 रुपए सिलेंडर चाहती है तो उसकी आकांक्षाओं के पीछे कौन खड़ा है? ये मैं वही कह रही हूँ कि जनता जिस चीज पे आज भी फोकस कर रही है, उनके अनुसार ही। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप मुझे नहीं प्रियंका जी एक बात बताइए। मान लीजिए कि आज मेरे पास नौकरी ना हो, कल कोई मेरे पास आकर 10,000 की नौकरी रखे, तो मैं 10 की भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो आखिर जनता को इतना मजबूर क्यों किया गया कि वो ये कहे कि देखिए सबसे पहले हमें 500 रुपए का सिलेंडर दीजिए, हमारे ऊपर इतना कर्ज है तो पहले किसानों का कर्ज माफ हो। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि 500 रुपए के सिलेंडर से ज्यादा सीखों का अमाउंट पे भी आप जाइए, जहाँ पे 8 से 10,000 व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, पोषण के लिए, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लाई गई है, जिसमें लाखों युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है। अग्निवीर जैसी योजना लाई गई है, जिसमें बच्चे पढ़ भी रहे हैं और सीमा पे जाने का युद्ध कौशल भी सीख रहे हैं। आप उसको क्यों देखिए प्रियंका जी, अगर मैं उसकी डिटेलिंग में जाऊंगा आप फिर फंस जाएंगी, तो उसकी डिटेलिंग पे मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। मैं अभी इस घोषणा पत्र पर बात करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, हाँ बिल्कुल, समय भी कम है, मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूं कि लगातार जो ये बातें कही गई कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है राशन फ्री देंगे, या फिर ये जो घोषणा पत्र की अभी बातें मैं पढ़ के बता रहा था, क्या हम 77 साल में लोगों को इतना मजबूत नहीं कर पाए आर्थिक तौर पर या किसी भी तौर पर कि वो 2 वक्त की रोटी खुद कमाकर खा सके? क्या हम इन 77 सालों में लोगों को इतना मजबूत नहीं कर पाए कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए तो लैपटॉप दिला सके? 1 मिनट, 11,000 पर व्यक्ति की इनकम से लेकर के 1,46,000 तक पहुंची है। ये अगर 24% मैडम क्या बात कर रही हैं आप? 11,000 पर व्यक्ति तो आप बात, हाँ मैं कह रहा हूं ना, लेकिन उसके साथ साथ आप महंगाई का कैलकुलेशन रखिए ना साथ में। उसके महंगाई का कैलकुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें मैं समझ गया, आप पर पर्सन इनकम की बात पर तो आ गई हैं, लेकिन साथ में आप मुझे महंगाई पर भी आइए ना, फिर कंपेयर करके देखते हैं। कैसी बात करते हैं? अगर आप लोग महंगाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात करें तो आज अगर महंगाई दर की बात करेंगे तो आप G7 और G20 से भी अपने देश को कंपेयर कर लीजिए। इसमें कोविड में देखिए, आप एक बात से दूसरी बात पे आप देश के बाहर निकल गई हैं। आप देश के बाहर निकल गई हैं। सरकार देश के लिए चुनूं या विदेश के लिए चुनूं? कोविड के कारण रिसेशन जैसी स्थिति आ गई है, उसमें अगर भारत संबल के साथ खड़ा है तो उसको हम अपनी उपलब्धि में काउंट ना करें। ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है भानु जी, इनका कहना है कि हमने इतना कुछ किया है, हमने लोगों की आय बढ़ा दी है और महंगाई अब कम हो गई है। मैं चाहता हूं राणा जी के दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं हमारे सामने, आधिकारिक पदाधिकारी हैं, हमसे ये वादा कर दें कि जिनको स्कूटी दी जा रही है उनका साल भर बाद ऑडिट किया जाएगा, कितने मेधावी और पढ़े वो, जिनको गैस दी जा रही है वो कितने सक्षम बने, इसका ऑडिट कराया जाए, आउटकम ऑडिट कराया जाए, और उसका हम तय करें कि ये हम फ्री बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं कि वाकई उनका भला कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि घोषणा पत्रों को जन आकांक्षा के आधार पे अगर बनाया जाता है तो फिर आप सारी आबादी को फायदा दीजिए, चयनित सिलेक्टेड ग्रुप को फायदा देते हैं, और बात आप पूरी जन आबादी की करते हैं कि सबकी आकांक्षा इसलिए हमने किया। तीसरी बात कि अगर आपको जन आकांक्षा में ही शासन चलाना है
तो शासन कभी नहीं चल सकता। आपको बिल्कुल, मजबूत पैर रखना पड़ेगा कि ये बात सही है या ये बात गलत है। प्रियंका जी, ऑडिट कराएंगे 1 साल बाद? हाँ या ना में जवाब बस, क्योंकि मेरे पास समय कम है। देखिए, जो जनता के हित में होगा वही ऑडिट कराएंगे या नहीं? मैंने आपसे फिर कहा कि जो जनता के हित में नहीं, वो सरकार के हित की बात है, जनता के हित की बात अलग है, पहले वो सरकार के हित की बात है। विजय जी, ऑडिट कराएंगे? निश्चित तौर पर हमारी सरकार आने जा रही है मध्य प्रदेश। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए और अपना समय देने के लिए। लेकिन साथ ही ये कि मतदान हो चुका है, अब देखना यह होगा कि आखिर 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो किसके सिर पर ताज सजेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।